बिहार स्टेट का फर्स्ट पेपर का है। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि देखिए किस डेट में हुआ है, तो 8 सितंबर को ये जो है 5वें शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है 19 सितंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 8 सितंबर 2023 के 5वें शिफ्ट का क्वेश्चन, जिसमें पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामंत व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है। सामंती व्यवस्था में कौन होता है भूमि का मालिक, तो ये हो जाएंगे राजा होता है। सामंत व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है, तो राजा होता है। और दिया हुआ है इसमें कि सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा और जनता के बीच में बिचौलिया वर्ग, जिसे सामंत कहते थे। किसको सामंत कहा जाता था, तो जो राजा और जनता के बीच में काम करता था, बिचौलिया जो होता था, उसे ही सामंत कहते थे। और इसका उद्भव हुआ था पूर्व माध्यमिक में, यूरोप और भारत दोनों जगहों पर हुआ था। सामंतवाद विद्यमान था और इस व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से भूमि का मालिक राजा होता था, किंतु व्यवहार में यह अधिक सामंत रखते थे। ठीक है, ये व्यवहार में यह अधिकार सामंत रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था। तो किस वर्ष, 1498 में लगाया था, जब वह उत्तर मासा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। 502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में फैक्ट्री बनाई और यह जो है सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय वासी पुर्तगाली ही थी। और 1505 में अल्मीड़ा भारत में पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आया था। इतना इसका फैक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध में, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। सप्तवर्षीय युद्ध में जो है फ्रांस की पराजय हुई थी। और यह युद्ध जो है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में प्रारंभ हुआ और 1763 ईस्वी तक चला था और मुख्यतः इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई और 1763 में पेरिस की संधि के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त किया गया। जो ये सप्तवर्षीय युद्ध है 1763 में पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त किया गया और यह इसी दौरान जो है भारत में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक, तो विधि की आत्मा। विधि की आत्मा ये पुस्तक लिखी थी। मॉन्टेस्क्यू कौन था, तो यह एक आदर्श फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय काल के दौरान राजनीति व दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू की महत्वपूर्ण पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, 1748 में प्रकाशित हुआ। याद रखिए 1748 में। और मॉन्टेस्क्यू एक राजनीतिक विश्लेषक थे जो शक्ति के पृथक्करण पर अपने विचार के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है, तो रूसो की है। सामाजिक संविदा ये जो है पुस्तक किनकी है, रूसो की है। रूसो थे एक फ्रांस का दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो प्रबोधन काल का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो ने जनरल विल, सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। याद रखिए रूसो का सिद्धांत क्या है, जनरल विल। और ये जो है काफ़ी प्रभावी हुआ इनका सिद्धांत। और रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और रूसो के विचार से ही प्रभावित होकर रोबोस्फियर ने फ्रांस में आतंक के राज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। ये जो हम लोग उस दिन पढ़े थे 19 सितंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें भी ये था गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड का, जिसको रक्तहीन क्रांति कहते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये हुआ था 1688 में। ठीक है, और इसी को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ का जो इंग्लैंड का राजा बदला गया, वो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली गई, उस पर एक भी खून का कतरा नहीं गिरा। ठीक है, तो इसलिए इसको रक्तहीन, बिना रक्त गवाए वहाँ पर जो है शासन बदला गया इसलिए। और यहाँ इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय प्रभुत्व को चुनौती देने के कारण ही इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण
क्रांति हुई। नेक्स्ट है हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो निजीवाद का था, याद रखिए निजीवाद का था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुए वर्साय की संधि के कारण जर्मनी में स्थापित वाइमर गणतंत्र अलोकप्रिय होती जा रही थी, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। और 1932 ईस्वी तक जर्मनी ने उसने नाजीवाद की स्थापना कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया और हिटलर ने अपना उद्देश्य वर्साय की अपमानजनक संधि का उल्लंघन बताया और इसी से द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, यह नारा किसने दिया? एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, तो ये दिया गया हिटलर का है। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, ठीक है। हिटलर जो है 1932 में जर्मनी में अपना सरकार की स्थापना की और यूरोपीय देशों से वर्साय की संधि का बदला लेना अपना उद्देश्य घोषित किया। हिटलर ने अपने को जर्मनी का सर्वोच्च अधिनायक घोषित कर एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति को भी जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट समझौते में शामिल थे तो कौन शामिल था? कौन कौन देश? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली शामिल थे। और यह जो समझौता हुआ था 20 मई 1882 को, वो याद रखिए त्रिगुट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के बीच 20 मई 1888 में हुआ था। और इसके जो समझौते के प्रमुख वास्तुकार थे जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। और यह समझौता मुख्यतः फ्रांस के विरुद्ध हुआ था। बिस्मार्क ने फ्रांस को ही हराकर जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया था। बिस्मार्क समझता था कि फ्रांस अपनी हार का बदला लेगा, अतः अपनी सुरक्षा के लिए उसने यह त्रिगुट समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? 14 सूत्री योजना प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसने किया? वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया है 14 सूत्री योजना का प्रस्तुतिकरण। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया। ये राष्ट्रपति थे उस समय। वुडरो विल्सन अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। नैतिकता और आध्यात्मिकता के पुजारी तथा विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे वुडरो विल्सन। और उनके 14 सिद्धांतों में गुप्त संधियां न करने, समुद्र की सबकी पहुंच, निशस्त्रीकरण, औपनिवेशिक स्वतंत्रता, रूस व फ्रांस का विकास आदि प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर के उभरा? कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? यही क्वेश्चन है, तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोपीय देश वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, किंतु विश्व युद्ध ने यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। अब वैश्विक पटल पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया और अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए कई आर्थिक योजनाएं भी चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? तो ये मुंडा जो जनजाति है उनका पर्व है सरहुल। ये कहाँ रहते हैं? तो झारखंड की प्रमुख जनजाति है सरहुल, मुंडा जनजाति। और ये जो है कई देवताओं में विश्वास करते हैं, लेकिन सर्वोच्च भगवान सिंह बोंगा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित, कार्बनिक या वृक्षारोपण। तो कार्बनिक जो है ये व्यावसायिक खेती नहीं है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, इसलिए ये वाणिज्यिक हो जाएगा। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल होता है, इसलिए जो है सी ऑप्शन नहीं है। लेकिन दिया है नोट में कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा निम्नलिखित तो मोटे अनाज है? मोटा अनाज कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ज्वार, बाजरा, रागी सब हैं, तो ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी सब होते हैं। बलुई मृदा में उगाई जाती है ये फसल। इसके लिए कम वर्षा और उच्च ताप से मध्यम ताप तक
सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से बाजरा है, इनमें से कौन सा जो है बाजरा की श्रेणी में आएगा, तो ज्वार और रागी दोनों बाजरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरबूजा किस मौसम में होता है, खरबूजा, तो ये जायद के मौसम में होता है। जायद अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जिसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि फसलें आती हैं। नेक्स्ट है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का उत्पादक मूंगफली का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहला जो है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु। ठीक है। तो ये प्रश्न काल के दौरान जो था सबसे बड़ा उस समय था आंध्र प्रदेश, लेकिन वर्तमान में जो कौन कौन है, तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, क्या सही नहीं है, दाल रबी और खरीफ दोनों फसल में उगाई जाती, दाल दलहन फलीदार फसलें हैं, ये अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, या दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या सही नहीं है, इसको जो है गहन सिंचाई, दालों को बहुत कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ दिया है गहन सिंचाई, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, चांदी क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, चांदी क्रांति, तो ये अंडा से संबंधित है। हम नेक्स्ट क्रांतियाँ देख लेते हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादक, भूरी क्रांति चमड़ा और उर्वरक दोनों होता है, पीली क्रांति तिलहन और श्वेत क्रांति दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया, तो किस अंग ने अपने संचालन में किया है निलंबित, किस अंग ने संयुक्त राष्ट्र के, तो ये किया गया है ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग ने जो है 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये 10 होते हैं, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था, एक संगठन नहीं था, संघ के भीतर कौन सा ऐसा राष्ट्र है, तो अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड जो होता है वो राष्ट्र संघ के भीतर का संगठन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, कौन सा राष्ट्र है जो संघ से अलग नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा किया, तो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर जो है सर नाइट की उपाधि वापस करने का घोषणा किए थे जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल का स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी, स्वराज दल का स्थापना कब और किस वर्ष हुआ है, तो ये हुआ है 1 जनवरी 1923 को, याद रखिए 1 जनवरी 1923 को हुआ है स्वराज दल का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में, संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम, याद रखिए 1885 में A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। ठीक है। और ये जो दिया हुआ है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था इसकी स्थापना और संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ जिसमें 72 सदस्य उपस्थित थे और इसमें अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था। प्रथम सम्मेलन में कुल कांग्रेस के 9 प्रस्तावों को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई, तो किस उद्योग से प्रारंभ हुआ है, तो ये है वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया है पटना में, 1786 में पटना में। ठीक है।
और गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है ये। 1770 में आई भयंकर अकाल के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। अकाल के देखते हुए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स में गोलघर के निर्माण की योजना बनाई और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्स्टिन ने अनाज के ब्रिटिश फौज के लिए भंडार के लिए जो जनवरी 1784 में इसका निर्माण शुरू करवाया और जुलाई 1786 में यह बनकर तैयार हुआ। इसमें एक साथ जो है 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ये हो गया है। और इसकी स्थापना एमएफ के साथ 1944 में हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौता कब हुआ? पेरिस समझौता कब हुआ? तो 1919। याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पेरिस शांति समझौता हुआ है 1919 में। 18 जनवरी 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? अलेक्जेंड्रिया जो है किस सागर के मुहाने पे है? तो भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। लेकिन इसमें बोला है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी को माना है, यानी कि लाल सागर को माना है। राइट आंसर हो गया भूमध्य सागर, लेकिन लाल सागर को सही माना गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता? प्रेस का जनक जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की। जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की को माना जाता है। 1780 में जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। याद रखिए, आर्मस्ट्रांग हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया है 1780 में, जिसका नाम क्या था? द बंगाल गजट। उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना के कारण 1782 में इसे बंद करवा दिया गया और 1780 में ही प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा जो है भारतीय रचना समाचार पत्र हुआ। पहला द बंगाल गजट हो गया 1780 में, लेकिन इसको बंद करवा दिया गया, और फिर दूसरा प्रकाशित हुआ इंडिया गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो ये किन किन देशों में आया था? तो चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया, ये जो है सबसे पहले यहीं पर मुद्रण की तकनीक, छपाई की तकनीक आई थी। तभी यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जेम्स आर्मस्ट्रांग है 1780 में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है उसका उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि उद्गम हिमालय के अंतर्गत नेपाल और तिब्बत से हुआ है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो केटू की ऊंचाई कितनी है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर का 8611 मीटर। याद रखिए, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 8848, कंचनजंगा का 8598, नंगा पर्वत का 8126 और नंदा देवी का 7817 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील जो है किस प्रकार की झील है जो भारत में स्थित है? तो जो लोनार झील है यह एक प्रकार की क्रेटर झील है। क्रेटर झील है, और यह लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। और यह भारत की प्रमुख लैगून झील में चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील आते हैं। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और यह जो है कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 800 मीटर है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो मासिनराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में खासी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, वहीं पर होता है। नेक्स्ट है, सिमलीपाल वायु रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल वायु रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर उड़ीसा में है। मयूरभंज जिले के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में है। और भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया था।
नेक्स्ट है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो किस वर्ष से दिया जा रहा है? 1992 से पादप और उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता दिया जा रहा है, 1992 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो ये हो जाएगा उच्च जन्म दर का। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या उच्च जन्म दर का जो है परिणाम है। और इसके 3 मुख्य जो है प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु और प्रवास। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और दिया है कि NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत का पहला जन्म दर जो है 2.0 है, जिसे शहरी क्षेत्रों में TER 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? लिंगानुपात जो है ये जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। यह जो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया होती है, कौन कौन? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और इसके बीच का अंतर ही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? कितनी प्रतिशत आबादी है जो द्वितीय कार्यों में लगी है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो 24.3%। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पे है? नेपाल, तिब्बत की सीमा पे। लंबाई की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। यह विश्व का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। नेक्स्ट है, भूटान की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। किस पर निर्भर है भूटान की अर्थव्यवस्था? ये जो था 19 तारीख की एग्जाम के पेपर में भी ये क्वेश्चन था और ये आज भी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है पर्यटन पर। याद रखिए, पर्यटन पर 60% भाग जंगल के रूप में सदा के लिए आरक्षित है और इसी ही पर्यटन भूटान की अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ है और इसी कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित होता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि का विकास सीमित मात्रा में है। नेक्स्ट है, मापनी क्या होता है? मापनी तो ये अनुपात है। मापनी क्या है? तो अनुपात है। मापनी जो है मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। इस संबंध को मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो ये बहुत छोटा होता है। एटलस जो मानचित्र पर बहुत छोटे आकार में छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं और मौलिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर 92% भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है भूमिगत जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए होते हैं। तो क्या होते हैं? तो लाखों वर्ष लेते हैं। ठीक है। ये जो जीवाश्म ईंधन होता है गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। तो ये जीवाश्म ईंधन कैसे गठित होते हैं? इनके गठन के लिए लाख वर्ष लेते हैं। जीवाश्म ईंधन का गठन लाखों वर्ष ले लेते हैं। ठीक है। ये जिनका भंडार सीमित होता है इनका, और ये भंडारण एक बार समाप्त होने पर नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में फिर से लाखों वर्ष लग सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और किसको जमा करने में समृद्ध है? तो ये कोयला, खनिज और कोयला के लिए फेमस है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, भारत के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। 30% क्या है? तो पर्वत है।
भारत के कुल क्षेत्र का 30% जो है पर्वत है और उसके बाद लगभग 43% जो है भूमि क्षेत्र है और मैदान है और 27% जो है पठार है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो स्थानीय साहूकार हो जाएंगे, स्थानीय साहूकार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व के जलभूतों में थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इसका स्टार लगाया हुआ है, यानी कि इसमें से आंसर कोई नहीं होगा। यहाँ पे दिया है, देखिएगा कि बर्फ छत्रक महासागर में 97% होता है, बर्फ छत्रक में 2.05%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों में 0.01% और मिट्टी की नमी जो होती है 0.005%, वायुमंडल में 0.001%, नदियाँ 0.001% और जैवमंडल जो होता है 0.0004%। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? कितना हिस्सा? 3/4। 3/4 जो होता है पृथ्वी की सतह का ढका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? कितना प्रतिशत मिलता है, कितना जल भंडार? तो ये हो जाएगा 2.5%। जल केवल 2.7% की पृथ्वी पर उपलब्ध है। अलवणीय जल जो होता है और 70% भाग जो है बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में पाया जाता है और यह केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है जो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो 2.5 नहीं 2.7 करेक्ट होगा, लेकिन वहाँ नियर अबाउट 2.5 राइट आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? असम। असम हो जाएगा, यह जो है तेल का सबसे पुराना है, उसमें भी डिगबोई प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद जो है नहरकटिया, मोरन, हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर है। सीसा, कापर और टीन चूना में चूना पत्थर हो जाएगा अधात्विक खनिज। ठीक है, इसमें देखिएगा सीसा, कापर और टिन ये जो है सब अलौह धातु है। ठीक है, अलौह धात्विक है और अधात्विक खनिजें जो होती है धातुएं नहीं होती है। चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज में ही आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? गंगा डॉल्फिन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। इसी है सुसु मछली भी कहा जाता है, अंधी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और 22 जून को विश्व ऊंट दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है तो ये कैसे, किसके लिए? तो कैंसर में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है टेक्सोल का उपयोग। नेक्स्ट है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम का डिगबोई हो जाएगा, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर, तो ये जो होगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। यह जो है मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है। नेपा मिल्स लिमिटेड को पहले नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह देश में पहली स्वदेशी अखबारी कागज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर ये सीमेंट में होता है चूना पत्थर का उपयोग। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से
प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? पक्की सड़कों के लिए महाराष्ट्र को जाना जाता है, उसके बाद कर्नाटक, फिर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और पूछेगा गोरखपुर जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। भुवनेश्वर पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन का मुख्यालय, याद रखिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर और पूर्वी तटवर्ती रेलवे का हो जाएगा भुवनेश्वर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा पटना हो जाएगा। और शेखपुरा जो हो जाएगा शेखपुर, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो ऊपर पढ़े हुए हैं, कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि नेपाल और तिब्बत के मध्य में हिमालयी क्षेत्र से होता हुआ आता है। नेक्स्ट है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? बागमती परियोजना ये सीतामढ़ी में है, बागमती परियोजना। ठीक है, इसके अलावा भी प्रमुख परियोजना गंडक है, जो गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो होता है अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। इन संसाधनों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख है, जबकि सौर में ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकरणीय साधन है। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो ये जो हुआ 1982 में हुआ। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेक वालेस किस देश के नेता हैं? लेक वालेस जो हैं किस देश के नेता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड के हैं। लेक वालेस जो है सन 1990 से 95 तक राष्ट्रपति रहे और ये पोलैंड के राजनेता, ट्रेड यूनियन संगठनकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, वे सॉलिडेरिटी नामक ट्रेड यूनियन के संस्थापक भी थे। यूनियन सोवियत ब्लॉक की प्रथम स्वतंत्र ट्रेड यूनियन थी। उन्हें सन 1983 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये भी 19 सितंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा क्या बोले थे अब्राहम लिंकन? कि जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता करता है। अभी तो हम लोग पढ़े जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी नियमों का निम्नलिखित रूप है, कौन सा हो जाएगा? संविधान है। बुनियादी नियमों का लिखित रूप क्या है? संविधान है। नेक्स्ट है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति में चुनाव किसका होता है? एक संक्रमणीय मत पद्धति में चुनाव किसका होता है भारत में? भारतीय राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव चिन्ह जारी कौन करता है? भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग जारी करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये सबको पता है, 21 के क में है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 के ए में जोड़ा गया और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा देने का अनिवार्य प्रावधान होगा, ये भी कहा गया। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ये राइट आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा था 19 सितंबर वाले क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, तो क्या होता है? जनमत निर्माण में। चुनावी स्पर्धा से लाभ किस में होता है? तो जनमत निर्माण में होता है। देखिए क्या क्या दिया है कि वे अपने लिए कानून बनाने का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने, बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता? कौन सा व्यक्ति है जो वोट देने का अधिकारी नहीं होगा? तो पागल या दिवालिया जो होगा वो वोट देने का अधिकारी
नहीं होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त है? कौन है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त? तो ये जब एग्जाम हुआ था 2023 का ही है, श्री राजीव कुमार जी थे। अन्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। इसका आंसर जो है बी माना, जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 47 हो जाएगा आंसर। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण निर्धारण है। लोकसभा में कितनी होगी? तो 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए होगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये कब प्राप्त हुआ है? देखिए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 102वें संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338B और 342A जोड़ा गया। इसमें आंसर ए को माना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था? कब लागू हुआ था सर्वप्रथम आपातकाल? तो 1962 में लागू हुआ था पहला आपातकाल। पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, और यह जो है दोनों देशों के बीच उनके विवादित सीमा के संघर्ष को लेकर था। चीनी सेना और भारत पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय सेना और सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया, और भारत सरकार ने संघर्ष के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की। नेक्स्ट है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड। याद रखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा को। ठीक है, और अमेरिका में लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और राज्यसभा को सीनेट। अमेरिका में लोकसभा को प्रतिनिधि सभा, राज्यसभा को सीनेट, और वही इंग्लैंड में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 29 में। ठीक है, बहुसंख्यक मात्रा में अलग अलग भाषा, लिपि, संस्कृति को मानते हैं और अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण जो होता है, जन्म होता है। जन्म होता है, कारक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है? कौन सा दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के भागीदारी की सही लाभ क्या है? सत्ता की भागीदारी की सही लाभ विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। ये हो जाएगा सत्ता के भागीदारी का सही लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और यह जो है अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था, और यहाँ पे जिसमें लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते। यह आंदोलन 1974 में भारत के उत्तराखंड में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य लोगों के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक राजनैतिक अधिकार नहीं है? राजनैतिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार को राजनैतिक अधिकार नहीं कहा जाता, नहीं कहा गया है। इसमें दिया है कि किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह एक धार्मिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है कि भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्म की प्रधानता है। नेक्स्ट दिया हुआ है
यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म सौहार्द का अभाव है। तो राइट आंसर तो यही होगा कि यहाँ धर्म का निरपेक्षता का सिद्धांत है। यह कहा गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ये बना है 1977 में। भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी बनी थी सरकार। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस को स्वतंत्र भारत के पहली बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई 270 सीटों से जीत गए। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? क्या है? तो लोकतंत्र में आस्था, ये जो है सफलता की एक आवश्यक शर्त है, लोकतंत्र में आस्था। और इसका आशय क्या होगा? शर्त लोगों का लोकतंत्र में आस्था का होना। लोकतंत्र की सफलता का आशय क्या है? जो है लोगों का लोकतंत्र में आस्था का होना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? क्या होता है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो राइट आंसर सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। ये हो जाएगा लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? ये किया गया 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। ठीक है, ये रहा जो है 8 सितंबर का था क्वेश्चन पेपर 2023 का, जिसको हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अगले डेट का। ठीक है, तो हम लोग 19 सितंबर 8 सितंबर देख चुके। अब देखेंगे हम लोग 7 सितंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगले वीडियो में।